गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 9th क्लास का जो 14 चैप्टर है, 14वां चैप्टर, उसे हम स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हम पढ़ेंगे आंकड़ों के बारे में। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े हमारे पास होते हैं कि हम जो भी सूचनाएं एकत्रित करते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। अब आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहले आंकड़े होते हैं हमारे पास प्राथमिक आंकड़े और दूसरा हमारे पास है द्वितीयक आंकड़े। दोनों में फ़र्क क्या है उन्हें हम लिखेंगे। तो पहले हमारे पास हैं प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े होते क्या हैं? ऐसे आंकड़े जिन्हें प्रेक्षक स्वयं अपने लिए एकत्रित करता है प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो हमारे पास ये आंकड़े क्या होंगे? प्राथमिक आंकड़े। कैसे आंकड़े? ऐसे आंकड़े जिन्हें प्रेक्षक स्वयं अपने लिए एकत्रित करता है उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राथमिक आंकड़े। उसके बाद में हैं द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े। अब ये द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? ऐसे आंकड़े जिन्हें पहले से एकत्रित किया जा चुका है और प्रेक्षक उनका उपयोग करता है तो इन्हें द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े कहते हैं। तो इनके दो नाम हैं। क्या क्या? द्वितीयक आंकड़े और गौण आंकड़े। अब ये हैं क्या? ऐसे आंकड़े जिन्हें पहले से ही एकत्रित किया जा चुका है और प्रेक्षक अपने लिए उपयोग करता है उन्हें हम क्या कहेंगे? द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े। एक एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनकी अगर लंबाइयां नापी जाएं, मैं खुद अगर लंबाई नापूं तो वो आंकड़े मेरे लिए क्या होंगे? प्राथमिक आंकड़े होंगे। उसके बाद में अगर मैंने लंबाई नापी और किसी ने उनको कहा कि इस क्लास के उन बच्चों की लंबाइयां नाप के आइए, तो वो मेरे एकत्रित किए हुए आंकड़ों का अगर उपयोग करते हैं तो वही आंकड़े उनके लिए क्या हो जाएंगे? द्वितीयक आंकड़े। तो ऐसे आंकड़े जो स्वयं एकत्रित करता है प्रेक्षक। प्रेक्षक कौन होता है? प्रेक्षण करने वाला, प्रयोग करने वाला। और उनको हम क्या कहेंगे? स्वयं एकत्रित करने वालों को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक आंकड़े। और जो पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं उनको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक आंकड़े। तो ये हमारे आंकड़े हैं। अब इनको हम एकत्रित कैसे करते हैं, किस तरह से हम इनको सही रूप में लाते हैं, सारणी रूप में कैसे बोलते हैं, समाहित कैसे करते हैं, कम जगह में इन आंकड़ों को कैसे एकत्रित करें, तो उन सभी चीज़ों को हम सीखेंगे। पहले भी हम छोटी क्लासों में सीखते आए हैं। ग्राफ के बारे में, आलेख के बारे में। आलेख हैं, जैसे दंड आलेख है, द्विदंड आलेख है, उसके बाद में आयत चित्र हैं, बारंबारता बहुभुज है। तो इसी तरह से हमारे पास जो इसके टॉपिक हैं उनको एक एक करके हम हल करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो 14.1 प्रश्नावली है उसका पहला प्रश्न दिया है, उस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो 14.1 का पहला जो प्रश्न दिया है वो प्रश्न क्या है? क्या दिया है इसने? पहले हम प्रश्न लिखेंगे। उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 1, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए
जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। तो इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी 5 उदाहरण दे सकते हैं, प्राथमिक हो या द्वितीयक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन कौन से हम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे हमारी कक्षा में छात्रों की संख्या। तो पहला आंकड़ा क्या हो सकता है, हमारी कक्षा में छात्रों की संख्या। दूसरा है हमारे पास, कौन सा लिख सकते हैं, कक्षा के विद्यार्थियों की लंबाइयाँ। और उसके बाद में हमारे पास दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख सकते हैं हमारे स्कूल में पंखों की संख्या। तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, हमारे घर का पिछले 2 सालों का बिजली का बिल। हमारे घर के पिछले 2 सालों का बिजली का बिल। चौथा हम लिख सकते हैं अखबार से प्राप्त मतदान परिणाम, ये भी हम लिख सकते हैं। पांचवा हम क्या लिख सकते हैं, पांचवा हम लिख सकते हैं सर्वे से प्राप्त साक्षरता के आंकड़े। तो ये हमारे पास 5 उदाहरण है, कोई भी 5 उदाहरण इसमें से आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। जरूरी नहीं है कि मैंने लिखे हैं वही आपको लिखने हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी आंकड़े लिख सकते हैं, कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या पूछा है इसने, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों और गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें दिया है इसने कि ये जो प्रश्न 1 में हमने उदाहरण लिखे हैं, इनमें से प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े बताइए कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक आंकड़े कौन कौन से हैं, क्या होते हैं प्राथमिक आंकड़े, वो आंकड़े जिन्हें हम स्वयं एकत्रित करते हैं। तो स्वयं एकत्रित किन किन को किया है, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या जो है, छात्रों की संख्या है, वो हमने खुद काउंट किए हैं। तो पहला जो है वो क्या है, प्राथमिक आंकड़े। उसके बाद में हमारे स्कूल के पंखों की संख्या, ये भी हमने गिनती अपने आप की है, तो दूसरा भी क्या है, प्राथमिक आंकड़े। तीसरे में हमारे घर के पिछले 2 सालों का बिजली का बिल, ये भी हमने खुद ही एकत्रित किया है, ये भी क्या हो जाएगा इसमें प्राथमिक आंकड़ों में। चौथा, अखबार से प्राप्त मतदान परिणाम। तो परिणाम तो पहले से ही निकाल चुके हैं, वो तो आंकड़े पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं, उनको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये आंकड़े क्या हो जाएंगे हमारे पास, गौण आंकड़े। तो गौण आंकड़े कौन से हैं,
चौथा जो है वो क्या है, गौण आंकड़े हैं। फिर सर्वे से प्राप्त साक्षरता के आंकड़े, जो साक्षरता के आंकड़े हैं वो भी पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या होंगे, हमारे लिए द्वितीयक आंकड़े होंगे या गौण आंकड़े होंगे। तो हमारे पास प्राथमिक आंकड़े कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3, और गौण आंकड़े कौन कौन से हैं, 4 और 5। तो हमारा जो प्रश्नावली 14.1 है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 14.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो हम इसकी 14.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। 14.2 प्रश्नावली में हमें बनानी है मिलान चिन्ह सारणी और बारंबारता सारणी, तो इनको बनाना हम सीखेंगे इसमें। तो इसका पहला प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो इस प्रश्न को देखेंगे कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है हमें प्रश्न नंबर 1 में कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। तो ये 30 विद्यार्थियों के हमें रक्त समूह दिए हैं, ABOO, ABO, AB, और ये सभी हमें रक्त समूह दिए हुए हैं। 4 तरह के रक्त समूह होते हैं, AB, AB और O। इनके हमें आंकड़े दिए हैं कि 30 विद्यार्थियों के लिए ये रक्त समूह हैं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो इनकी बारंबारता बंटन सारणी हमें बनानी है। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा विरलतम है। तो इसके लिए हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके आधार पर हम इसकी सारणी बनाएंगे। तो क्या क्या बनेंगे कॉलम इसमें, पहला कॉलम हमारे पास बनेगा रक्त समूह का, रक्त समूह, प्रश्न नंबर 1 कर रहे हैं हम। फिर हमारे पास आएगा मिलान चिन्ह, और उसके बाद आएगी हमारे पास बारंबारता। अब रक्त समूह कौन कौन से हैं, A, B, O और AB। अब ये हमारे पास सारणी बनानी है, मिलान चिन्ह सारणी और बारंबारता बंटन। तो ये हमने सारणी बना ली इसके लिए। अब इनके लिए हम गिनती करके लिखेंगे कि A रक्त समूह वाले कितने विद्यार्थी हैं, B वाले कितने हैं, AB वाले कितने हैं और O वाले कितने हैं। तो इनकी हम गिनती करेंगे। पहले उनके लिए मिलान चिन्ह बनाएंगे। A की अगर हम गिनती करेंगे इन दिए गए आंकड़ों में, तो A इसमें आ रहा है हमारे पास 9 बार। तो इसमें मिलान चिन्ह में 9 बार दर्शा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसमें बारंबारता कितनी आ जाएगी हमारे पास, 9। फिर है हमारे पास बी ग्रुप वाले। बी ग्रुप वाले की अगर हम काउंटिंग करेंगे, इसमें गिनती करेंगे, तो इसमें हमारे पास आएंगे 6। तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। बारंबारता में भी 6 आ जाएगा। ओ ग्रुप वाले अगर हम गिनेंगे तो ओ ग्रुप वाले कितने आएंगे, 12। तो याद आएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पे बारंबारता में भी कितना आ जाएगा, 12। ए बी ग्रुप वाले कितने हैं, ए बी ग्रुप वालों की अगर हम गिनती करेंगे तो ए बी ग्रुप वाले हैं इसमें 3। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3। इनका अगर योग करके देखें तो योग कितना आ रहा है, 30। यानी कि 30 विद्यार्थियों की हमारे पास ये सारणी बन गई है कि हमारे पास जो रक्त समूह है वो कितने विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह है। अब इसने पूछा था कि हमारे पास सामान्य रक्त समूह कौन सा है। तो सामान्य रक्त समूह कौन सा है, अधिक सामान्य रक्त समूह, अधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा है, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, O। तो लिखेंगे O। फिर इसने कहा है विरलतम रक्त समूह। तो विरलतम रक्त समूह क्या बनेगा, विरलतम रक्त समूह सबसे कम बारंबारता किसकी है, ए बी की। तो ए बी इनमें क्या है, विरलतम रक्त समूह है। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो जो दूसरा प्रश्न हमें दिया है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसे हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो क्या दिया है, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये हैं। तो ये कुछ दूरियां दी हैं कार्यस्थल और आवास के बीच की 40 इंजीनियरों के लिए। इसने कहा है आगे 0 से 5 को
जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। तो हमारे पास 0 से 5 एक वर्ग लेना है, उसमें 5 को हमें सम्मिलित नहीं करना है, ऊपरी सीमा को हमें सम्मिलित नहीं करना है। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं? तो इस सारणीबद्ध रूप में हमें कौन से मुख्य रूप से लक्षण देखने को मिलते हैं वो हमें बताने हैं। तो हमारे पास ये सारणी बनेगी। पहले आएगी दूरी किमी में, प्रश्न नंबर 2 दूरी है किमी में। फिर हमारे पास है मिलान चिन्ह, और उसके बाद है हमारे पास बारंबारता। अब यहाँ से दूरी किमी में इसके लिए हमें वर्ग बनाना है। 0 से 5, 5 का अंतर लेना है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, 35 तक के आंकड़े हमें दिए हुए हैं। अब इनके लिए हमें मिलान चिन्ह बनाने हैं। जब हम इनकी गिनती करेंगे तो इसमें ऊपरी सीमा को हमें नहीं गिनना है, निम्न सीमा को हमें गिनना है। यानी कि 0 से 4 तक के आंकड़े गिनने हैं, 5 को हमें छोड़ना है। तो 0 से 4 तक के आंकड़े जब हम दिए गए आंकड़ों में गिनती करेंगे तो ये आएंगे हमारे पास 5। तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 और 5। बारंबारता में भी कितना आ जाएगा? 5। फिर 5 से 10 में 10 को नहीं गिनना है, 5 को इसमें गिनना है। यानी कि 5 से 9 तक के आंकड़े ये कितने हैं? 5 से 9 तक के आंकड़े ये है हमारे पास 11। क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बारंबारता में भी क्या आ जाएगा? 11। अब 10 से 15 में 15 को नहीं गिनना है, 10 को गिनना है। तो ये हम गिनेंगे तो हमारे पास आएंगे 11। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें भी कितने आ गए? 11। फिर 15 से 20, 20 को नहीं गिनना है, 15 को गिनना है। ये हमारे पास हो जाएंगे 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये बारंबारता में कितने आ जाएंगे? 9। फिर है 20 से 25, 25 को नहीं गिनेंगे, 20 को गिनेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1। उसके बाद 25 से 30, 25 से 30 भी इसमें क्या है? 1। फिर है 30 से 35, 30 से 35 है इसमें 2। तो ये हमारे पास बारंबारता में भी आ गया 2। ये हमारे पास बन गई है इसकी सारणी। अब ये जो सारणी बनी है, इस सारणी के आधार पर हमें बताना है इसके लक्षण के बारे में। तो लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंजीनियर हैं वो कितनी दूरी पर रह रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो इंजीनियर हैं वो रह रहे हैं हमारे पास 5 से 10 और 10 से 15, यानी कि 5 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये रह रहे हैं। तो लिख सकते हैं इंजीनियरों में से अधिकतर इंजीनियर कितनी दूरी पर रह रहे हैं? 5 से 15 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न जो है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसे हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो क्या दिया है हमें तीसरा प्रश्न? 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है। तो ये हमें कुछ आर्द्रता दी हुई है एक 30 दिनों के लिए एक नगर के लिए। तो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। पहला प्रश्न पूछा है वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो हमें बारंबारता बंटन सारणी बनानी है पहले।
उसके बाद पूछा है क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं। तो हमें ये बताना है कि ये किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं। दूसरा, उसके बाद में तीसरा पूछा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर क्या होता है, अधिकतम मान में से निम्नतम मान अगर घटा दें दिए गए आंकड़ों का तो हमारे पास क्या आ जाता है, उन आंकड़ों का परिसर आ जाता है। तो तीसरा प्रश्न जो दिया है उसके लिए पहले हमें सारणी बनानी है। तो सारणी बनाएंगे। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास वर्ग दिया है इसने 84 से 86 और अधिकतम मान है हमारे पास 100 तक के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा 84 से 86। क्या है ये 84 से 86? आर्द्रता है। आर्द्रता प्रतिशत में क्या बनेगा, 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98 और 98 से 100। ये हमें वर्ग दिए हैं। अब इसके लिए हमें मिलान चिन्ह सारणी बनानी है। तो यहाँ पे आ जाएगा मिलान चिन्ह और फिर हमारे पास आ जाएगी बारंबारता। अब इसके लिए 84 से 86 में 86 को नहीं गिनना है, 84 को हमें गिनना है। तो गिनेंगे तो कितने हैं हमारे पास आंकड़े, 1। बारंबारता भी कितनी आ जाएगी, 1। फिर है 86 से 88, ये भी हमारे पास 1 हैं, तो यहाँ पे भी बारंबारता में भी 1 आ जाएगा। 88 से 90 ये है हमारे पास 2, तो यहाँ पे बारंबारता में 2 आ जाएगा। 90 से 92, 90 से 92 भी हमारे पास हैं 2, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। फिर 92 से 94, 92 से 94 है हमारे पास 7, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7। 94 से 96 ये कितने हैं, ये हमारे पास 6 आंकड़े, तो यहाँ देंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 6। 96 से 98 ये हमारे पास हैं 7, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ भी आ जाएगा 7। फिर 98 से 100, 98 से 100 कितने हैं, ये हैं 4। 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास बारंबारता में भी आ गया 4। ये हमारे पास सारणी बन गई है आर्द्रता किसी नगर के लिए, उसके लिए ये हमारे पास सारणी है। अब इसने पूछा है दूसरा, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु के हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आर्द्रता के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये कौन सी ऋतु के हैं, ये हैं हमारे पास वर्षा ऋतु के। तो ये पहले पार्ट में सारणी बन गई। दूसरे पार्ट में ऋतु बतानी थी, तो ये कौन सी ऋतु के हैं, वर्षा ऋतु के आंकड़े हैं। तीसरा हमें पूछा है इसने कि इसका परिसर क्या है। परिसर के लिए सबसे बड़ा मान है यहाँ पे 99.2। परिसर क्या बनेगा, सबसे बड़ा मान है 99.2 और सबसे छोटा मान है यहाँ पे 84.9। घटाएंगे, 2 में से 9 घटते नहीं है, 12 में से 9 घटेंगे 3, दशमलव आ जाएगा। 8 में से 4 घटेंगे 4, यहाँ से हमारे पास 9 में से 8 घटेंगे 1, कितना आ जाएगा, 14.3%। तो इसके लिए परिसर कितना है, 14.3%। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न हमें दिया है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो क्या दिया है चौथा प्रश्न में, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं। तो 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ हमें दी हैं, इसने आंकड़े दिए हैं और इसने पूछा है, पहले में पूछा है 160 से 165, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। तो पहले हमें इसके लिए सारणी बनानी है। दूसरा इसने पूछा है, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हमें इसका निष्कर्ष बताना है कि लंबाइयों के लिए इनका निष्कर्ष क्या होगा। पहले हमें सारणी बनानी है, तो हम सारणी बनाएंगे। प्रश्न नंबर 4, इसमें हमारे पास जो मान है वो है लंबाई सेंटीमीटर में, फिर मिलान चिन्ह,
और उसके बाद में है हमारे पास बारंबारता। अब यहाँ से लंबाई सेंटीमीटर के लिए हमारे पास वर्ग क्या दिया है, तो हमारे पास सबसे छोटा मान क्या है, इसमें सबसे छोटा मान है हमारे पास 150। तो हमें 150 से स्टार्ट करना है। अंतर कितना कितना लेना है, 5 5 का अंतर हमें लेना है। तो क्या बन जाएगा, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175। अब हमारे पास ये वर्ग आ गए हैं। अब इनके लिए मिलान चिन्ह बनाना है। तो 150 से 155 के बीच में अगर हम गिनती करेंगे, जिसमें 155 की गिनती नहीं करनी है, तो ये हमारे पास आंकड़े आएंगे 12। तो याद आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, बारंबारता में भी आ गया 12। 155 से 160 ये आंकड़े हमारे पास हैं 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बारंबारता में भी 9 आ जाएगा। 160 से 165 ये हमारे पास 14 आंकड़े हैं। क्या देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे आ गए 14 आंकड़े। 165 से 170 ये हमारे पास हैं 10 आंकड़े। तो क्या देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10। 170 से 175 ये आंकड़े कितने हैं हमारे पास, 5। तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास आंकड़े आ गए हैं 5। तो हमारा जो सारणी है वो बन गई है, यानी कि हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसका दूसरा पार्ट इसने पूछा है कि लंबाइयों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो लंबाइयों के बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास जो अधिकतम बारंबारता है वो किसकी है, 160 से 165 की। तो हम लिख सकते हैं कि अधिकतर विद्यार्थियों की जो लंबाई है वो 160 से 165 के बीच है। तो लिख सकते हैं, अतः दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट था, अधिकतर विद्यार्थियों की लंबाई कितनी है, अधिकतर विद्यार्थियों की लंबाई 160 से 165 सेंटीमीटर है। और सबसे कम लंबाई कितने विद्यार्थियों के, 5 सेंटीमीटर की, और उसकी लंबाई क्या है, 170 से 175 सेंटीमीटर। सबसे कम विद्यार्थी 170 से 175 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न जो हमें दिया है वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न क्या है हमारे पास, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन, तो हमें ppm में दिया हुआ है, ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं। 30 दिनों के आंकड़े हमें दिए हैं इसने, और हमें कहा है पहले पार्ट में 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो हमें इसके लिए बारंबारता बंटन सारणी बनानी है पहले पार्ट में। दूसरे में पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक जितने दिनों में रही है उन दिनों की संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें पहले पार्ट में इसके लिए सारणी बनानी है। तो सारणी बनाएंगे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, प्रश्न नंबर 5, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, फिर आ जाएगा मिलान चिन्ह, फिर है हमारे पास बारंबारता। वर्ग हमें क्या दिया है इसने, 0.00 से स्टार्ट करना है, 0.24 तक के मान हैं। 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08,
0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। ये हमारे पास सांद्रता के लिए सांद्रता दी है। अब इसके लिए मिलान चिन्ह बनाने हैं। अब हम इनकी गिनती करेंगे। 0.00 से 0.04 तक के मान, जिसमें 0.4 को नहीं गिनना है। ये कितने हैं? ये हमारे पास 4, तो मिलान चिन्ह में 4 आ जाएगा और बारंबारता में भी 4 आ जाएगा। 0.04 से 0.08 तक के मान ये हैं 9, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बारंबारता में भी 9 आ जाएगा। 0.08 से 0.12 ये भी है हमारे पास 9, ये हमारे पास 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 आ जाएगा। 0.12 से 0.16 तक के मान कितने हैं? 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। 0.16 से 0.20 ये कितने हैं? 4, तो ये आ जाएंगे 4 आंकड़े, यहाँ भी आ जाएंगे 4। 0.20 से 0.24 ये कितने हैं? ये हैं हमारे पास 2। तो ये हमारे पास सारणी बन गई है। अब इस सारणी के आधार पर जो हमें प्रश्न पूछा है वो प्रश्न हमें बताना है कि 0.11 से ज़्यादा कितने दिन सांद्रता रही है। तो हम काउंट करेंगे। जब हम इसे काउंट करेंगे 0.11 से बड़े आंकड़ों को, तो ये हमारे पास कितने बनेंगे? ये बनेंगे 8 दिन। कितने बनेंगे हमारे पास? ये बन जाएंगे 8 दिन। कौन कौन से दिन? 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? 8 दिन। तो ये हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, छठा प्रश्न, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो क्या दिया है इसने? 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया है। प्रत्येक बार चित्त आने की संख्या निम्न प्रकार है। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन बनाइए। तो हमें बारंबारता सारणी बनानी है जो ये आंकड़े हमें दिए हैं उसके लिए। तो हमारे पास इसमें दिया है इसने 3 सिक्कों के उछाल में चित्त आने की संख्या। तो पहला कॉलम क्या बनेगा प्रश्न नंबर 6 के लिए? 3 सिक्कों की एक साथ उछाल में चित्त आने की संख्या। फिर आ जाएगा मिलान चिन्ह और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बारंबारता। अब यहाँ से चित्त आने की संख्या क्या क्या दी है? 0 से 3 तक के आ सकते हैं, तो 0 1 2 और 3। अब इसमें मिलान चिन्ह 0 कितनी बार आया है? 0 की अगर हम गिनती करेंगे तो ये आएगा इसमें 6 बार। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। बारंबारता में भी कितना आ गया? 6। फिर 1 कितनी बार आए? 1 की गिनती कर लेंगे, ये आया है 10 बार। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे बारंबारता में भी कितना आ जाएगा? 10। फिर 2 के लिए कितने हैं? 9। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे बारंबारता आ जाएगी 9। 3 बार कितनी बार आया है? 3 कितनी बार है इन आंकड़ों में? ये है हमारे पास 5 बार। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। तो ये हमारे पास इसके लिए सारणी बन गई है, बारंबारता सारणी। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न जो हमें दिया है इसने वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 7वां प्रश्न। और इस 7वें प्रश्न को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो क्या दिया है 7वें प्रश्न में? दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। ये पाई का मान दिया है, दशमलव के बाद 50 दशमलव तक के मान दिए हैं हमें।
दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। तो 0 से 9 तक जो अंक आ रहे हैं 50 बार में, 50 अंकों में, उनके लिए हमें बारंबारता बंटन बनाना है। दूसरा इसने पूछा है सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। तो सबसे अधिक बार कौन सा अंक आता है और सबसे कम बार कौन सा अंक आता है, ये दोनों हमें बताने हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, अंक आ जाएगा पहले तो प्रश्न नंबर 7, सारणी में पहला कॉलम बनेगा अंक कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें मिलान चिन्ह आएगा और उसके बाद में हमारे पास आएगा बारंबारता। तो मिलान चिन्ह 0 कितनी बार है, इसमें 0 है 2 बार, तो ये हमारे पास आ गई बारंबारता 2। 1 कितनी बार है, 1 है 5 बार, तो 1 2 3 4 5, ये बारंबारता में भी 5 आ गया। 2 कितनी बार आया है, ये भी 5 बार है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 5 बार आ गया। 3 कितनी बार है, 3 है इसमें 8 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बारंबारता में 8 आ जाएगा। 4 कितनी बार है, 4 है इसमें 4 बार, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 कितनी बार है, 5 है हमारे पास 5 बार, तो याद आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ बारंबारता में 5 आ गया। 6 कितनी बार है, 6 है हमारे पास 4 बार, तो 1 2 3 4, बारंबारता में 4 आ जाएगा। 7 कितनी बार है, 7 है 4 बार, तो 1 2 3 4, ये भी 4 बार। 8 कितनी बार है, 8 है 5 बार, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, बारंबारता में 5 आ जाएगा। और 9 कितनी बार है, 9 है इसमें 8 बार, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारे पास आ गया 8। ये हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें हमें सारणी बनानी थी, बारंबारता सारणी। और अब हमें इसके लिए दूसरा प्रश्न इसने पूछा है, क्या पूछा है इसने, सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। तो सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है, सबसे अधिक बार 2 आ रहे हैं, एक तो 3 है और एक हमारे पास 9 है। तो सबसे अधिक बार आने वाला अंक कौन कौन से हैं, 3 और 9, 3 व 9। सबसे कम बार आने वाला अंक क्या है हमारे पास, सबसे कम बार कौन आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 0, तो इसके लिए आंसर क्या है 0। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।